अध्याय 26। ओह, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। क्या आप फिलहाल मेरी मदद कर सकते हैं? जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको लौटा दूंगी। सिया ने थोड़ी झिझक के साथ करण की तरफ देखा। उसे यकीन था कि करण के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। आखिर वह आर्यन का सबसे भरोसेमंद सहायक था और अच्छी तनख्वाह पाता था। लेकिन करण ने बिना एक पल गनवाए सिर हिला दिया। मैडम, ये काम मैं नहीं कर सकता। मुझे अभी बहुत जरूरी दस्तावेज लेकर सर के पास जाना है। और जहाँ तक गिफ्ट खरीदने की बात है, बेहतर होगा कि आप ये बात सीधे आर्यन सर से करें। सिया ने गहरी सांस ली। अगर वह आर्यन से बात कर सकती तो करण से मदद क्यों मांगती? उसे पता था कि आर्यन अभी भी उस पर लगी पाबंदियां हटाने वाला नहीं है। करण, मुझे कोई महंगी चीज नहीं चाहिए। बस आधा घंटा निकालकर कुछ सामान ला दीजिए प्लीज। करण ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। आखिर आपको खरीदना क्या है? सिया तुरंत उठी, मेज से कागज और पेन लेकर आए और कुछ लिखने लगी। कुछ ही मिनटों में उसने एक पर्ची तैयार करके करण को थमा दी। ये कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं। मैंने सुना है कि दादाजी राठौर की तबीयत अक्सर खराब रहती है। मैं उनके लिए एक खास हर्बल तकिया बनाना चाहती हूँ और कुछ औषधीय सामग्री भी तैयार करूंगी। उसकी आंखों में सच्ची चिंता साफ दिखाई दे रही थी। दादाजी के पास सब कुछ है। मैं उन्हें ऐसा उपहार देना चाहती हूँ जो उनके स्वास्थ्य के काम आए। दादाजी राठौर का जन्मदिन बस 2 दिन दूर था। सिया के पास समय बहुत कम था। करण ने पर्ची हाथ में ली और कुछ क्षण उसे देखा, फिर बोला, ठीक है, पहले मैं ये जरूरी दस्तावेज आर्यन सर को दे दूं। ये कहकर वह ऊपर चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शहर के सबसे प्रतिष्ठित इलाके में स्थित राठौर ग्रुप की विशाल इमारत दूर से ही अपनी भव्यता का एहसास करा रही थी। 30वीं मंजिल पर बने आलीशान ऑफिस में आर्यन सिंह राठौर खामोशी से बैठा हुआ था। उसके हाथ में वही पर्ची थी जो सिया ने लिखी थी। उसकी गहरी निगाहें उस पर टिकी हुई थी। सर, क्या मैं इस पर्ची की जांच करवा दूं? करण ने पूछा। आखिर ये सिया मैडम ने दी है। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वह अचानक सोफे से उठा और पर्ची अपने साथ लेकर चल पड़ा। करण हैरानी से उसे देखता रह गया। सर, इतनी छोटी सी बात के लिए आपको खुद जाने की जरूरत नहीं है। मैं संभाल लूंगा। आर्यन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने करण की तरफ देखा और धीमे लेकिन प्रभावशाली स्वर में कहा, तुम्हें क्या लगता है, इतने अच्छे काम का मौका तुम्हें मिलना चाहिए? अध्याय 27। आर्यन इतना कहकर वहां से चला गया। पीछे खड़ा करण पूरी तरह हैरान रह गया। आखिर इसमें अच्छी बात क्या थी? जब सिया ने उसे वह आयुर्वेदिक नुस्खा दिया था तो वह सचमुच घबरा गया था। आखिर कोई जन्मदिन के उपहार में दवाइयां देता है क्या? अगर दादाजी राठौर को उसे कोई परेशानी हो जाती तो कहीं वह भी मुसीबत में न फंस जाता। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात थी आर्यन का व्यवहार। उन्हें थोड़ी देर बाद एक महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना था, फिर भी वह इस मामले को खुद देख रहे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर सिया ने सबसे पहले नैना शर्मा को फोन किया। उसे हर्बल तकिया बनाने के लिए मुलायम रेशमी कपड़े की जरूरत थी। नैना ने तुरंत वादा किया कि शाम तक कपड़ा राठौर मेंशन पहुंच जाएगा। फोन रखने के बाद सिया खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर चमकती धूप पूरे बगीचे को रोशन कर रही थी। अचानक उसकी नजर कमल की तालाब पर पड़ी। कुछ ताजे और खूबसूरत कमल खिले हुए थे। सिया खुशी खुशी तालाब की ओर दौड़ी और सावधानी से कुछ कमल के फूल तोड़ लिए। फूलों को सीने से लगाकर वह वापस अंदर आई। लेकिन जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा, उसके कदम वहीं रुक गए। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। सोफे पर कोई बैठा था और वह कोई और नहीं बल्कि आर्यन सिंह राठौर था। आप कब वापस आए? सिया ने घबराकर पूछा। साथ ही उसने जल्दी से कमल के फूल अपनी पीठ के पीछे छिपा लिए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर आर्यन ने उसे तालाब से फूल तोड़ते हुए देख लिया होगा तो कहीं वह ये न सोचे कि वह फिर से कोई अजीब हरकत कर रही है। और अगर वह नाराज हो गया तो शायद उसे दादाजी के जन्मदिन समारोह में जाने की अनुमति भी न मिले। लेकिन आर्यन का चेहरा बिल्कुल शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे वह खास तौर पर उसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही उसने सिया को देखा, वह धीरे से उठा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। आर्यन का हर कदम आगे बढ़ता और सिया एक कदम पीछे हट जाती। आखिरकार वह दरवाजे के पास जाकर रुक गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें घबराहट से आर्यन को देख रही थी। ये क्या करने वाले हैं? उसने मन ही मन सोचा। आर्यन उसके सामने आकर रुक गया। उसकी गहरी नजरें सिया पर टिक गईं। आज सिया ने सफेद रंग का सूट पहना हुआ था। धूप की हल्की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी खूबसूरती इतनी निखर गई थी कि वह किसी परी जैसी लग रही थी। कुछ क्षण तक आर्यन उसे देखता रहा। फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें तो कमल के फूल बहुत पसंद हैं, फिर तुम इन्हें तोड़ कैसे सकती हो? सिया कुछ पल के लिए चौंक गई। वह सचमुच कमल के फूलों से बहुत प्यार करती थी। जब भी तालाब में फूल खिलते वह घंटों उनके पास बैठी रहती थी। लेकिन इस बार बात अलग थी। मैं ये दादाजी के लिए बना रही हूँ, सिया के मुंह से अचानक निकल गया। अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत होंठ बंद कर लिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन सब समझ चुका था। सिया की घबराहट भरी प्रतिक्रिया देखकर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई और सिया वहीं जड़ हो गई। उसने अविश्वास से आर्यन को देखा। आर्यन मुस्कुरा रहा था। पिछले 10 सालों में उसने शायद ही कभी उसे मुस्कुराते देखा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर सचमुच मुस्कान थी। हालांकि वह मुस्कान कुछ ही सेकंड में गायब भी हो गई। आर्यन का चेहरा फिर से गंभीर हो गया। तो तुम दादाजी के लिए उपहार तैयार कर रही हो? उसने शांत स्वर में पूछा। सिया ने धीरे से सिर हिलाया। क्या करण ने आपको बताया? अब उसे समझ आया कि आर्यन अचानक वापस क्यों आया था। करण हमेशा आर्यन के प्रति पूरी तरह वफादार था, लेकिन क्या दादाजी के लिए उपहार तैयार करना भी कोई गलती थी? सिया डर रही थी कि कहीं आर्यन नाराज न हो जाए। लेकिन जब आर्यन ने उसकी साफ और सच्ची आंखों में देखा तो उसके मन में उठी सारी शंकाएं धीरे धीरे खत्म हो गईं। कुछ पल बाद उसने शांत स्वर में कहा, अगर खुद जाकर उपहार चुनो तो उसमें ज्यादा सच्चाई होती है।
सिया उसकी बात समझ नहीं पाए, लेकिन कुछ देर बाद जब वो आर्यन की कार में बैठी थी तभी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। आर्यन खुद उसे बाहर लेकर जा रहा था, दादाजी के लिए उपहार खरीदने। सिया ने पूरी कार में नजर दौड़ाई। आगे ड्राइवर बैठा था, उसके बगल में आर्यन था और कार में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। यहाँ तक कि करण भी उनके साथ नहीं आया था। सिया का दिल और तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि पहली बार वह आर्यन के साथ अकेली थी। अध्याय 28। सिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। कार अभी अभी रुकी थी। उसने एक पल के लिए बाहर देखा। अगर वह चाहते तो अभी कार का दरवाजा खोलकर भाग सकती थी। ये शहर का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक और मेडिकल स्टोर था। आसपास काफी लोग भी मौजूद थे। भीड़ का फायदा उठाकर वह आसानी से आर्यन और ड्राइवर की नजरों से बच सकती थी। बस उसे सही मौका चाहिए था। लेकिन अगले ही पल सिया खुद ही चौंक गई। मैं आखिर सोच क्या रही हूँ, उसने मन ही मन खुद को डांटा। पिछले जन्म की आदतें अभी भी उसके भीतर कहीं न कहीं मौजूद थी। तभी उसके कानों में आर्यन की गहरी आवाज गूंजी, गर्मी लग रही है। सिया एकदम चौंक गई। उसने माथे पर हाथ लगाया। वह सचमुच पसीने से भीगा हुआ था। घबराकर उसने आर्यन की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर किसी तरह का शक नहीं था। उसकी गहरी आंखें हमेशा की तरह शांत थी। सिया ने राहत की सांस ली। नहीं, गर्मी नहीं लग रही, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद से नफरत कर रही थी। आर्यन उस पर भरोसा कर रहा था और वह भी कुछ देर पहले भागने की योजना बना रही थी। वह खुद को बेहद शर्मिंदा महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद आर्यन ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि दादाजी की तबीयत ठीक नहीं रहती? सिया थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, एक उम्र के बाद शरीर कमजोर होने लगता है। कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी होने लगती हैं। दादाजी 80 साल के हैं। ऐसे में उन्हें अच्छे पोषण और देखभाल की जरूरत है। मैं मेडिकल की छात्रा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। और सच कहूँ तो दादाजी के पास सब कुछ है। मैं उन्हें कोई महंगा उपहार देकर प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं अपने हाथों से कुछ ऐसा बनाऊं जो उनके स्वास्थ्य के काम आए तो शायद उन्हें अच्छा लगे। सिया की आंखों में सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। आर्यन उसे चुपचाप देखता रहा। कुछ क्षण बाद उसने पूछा, मुझे याद है तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी? ये सवाल सुनते ही सिया का चेहरा थोड़ा उतर गया। वो इसलिए क्योंकि उसके होंठों तक शब्द आए, लेकिन वो रुक गई, क्योंकि वजह खुद आर्यन था। उसी ने उसे कॉलेज जाने से रोक दिया था, वरना इस साल वह मेडिकल कॉलेज के तीसरे वर्ष में होती, इंटर्नशिप की तैयारी कर रही होती, एक सफल डॉक्टर बनने का सपना देख रही होती। वह कभी पूरे राज्य की टॉपर रह चुकी थी। अपनी मेहनत से उसने शहर के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था। लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। सिया ने आगे कुछ नहीं कहा। आर्यन भी खामोश हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता उतर आई। कार के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। सिया समझ गई कि अभी इस विषय पर बात करने का सही समय नहीं है। उसने मन ही मन फैसला किया, दादाजी के जन्मदिन के बाद वह आर्यन से अपनी पढ़ाई के बारे में गंभीरता से बात करेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ देर बाद उनकी रोल्स रॉयस शहर की सबसे प्रसिद्ध आयुर्वेदिक स्टोर के सामने आकर रुकी। दोनों कार से उतरे और अंदर चले गए। आर्यन को बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया की हर चीज की जानकारी थी, लेकिन जड़ी बूटियों और दवाओं के बारे में उसे ज्यादा समझ नहीं थी। वह चुपचाप सिया को देखता रहा। सिया कभी किसी जड़ी बूटी को हाथ में लेकर जांचती, कभी उसकी खुशबू सूंघती, कभी दुकानदार से उसके गुणों के बारे में पूछती। उस समय वह बिल्कुल अलग लग रही थी, न लापरवाह, न जिद्दी, न शरारती, बल्कि एक गंभीर और प्रतिभाशाली मेडिकल छात्रा। उसी पर आर्यन को एहसास हुआ कि डॉक्टर बनना शायद उसका सबसे बड़ा सपना था। उसकी आंखों में सोच की एक हल्की चमक उभरी। कुछ देर बाद सिया मुस्कुराते हुए उसके पास आए। उसके हाथ में जड़ी बूटियों के कई पैकेट थे। सब हो गया, सिया ने खुशी से कहा। आर्यन ने बिना कुछ पूछे पैकेट ले लिए और सीधे भुगतान काउंटर की ओर बढ़ गया। सिया उसके पीछे खड़ी रही। फिर जैसे ही उसने आर्यन को अपना ब्लैक कार्ड निकालते देखा, उसकी आंखें चमक उठी। वह हंसते हुए बोली, सच कहूँ तो कार्ड से पेमेंट करने वाले आदमी सबसे ज्यादा हैंडसम लगते हैं। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उसकी गहरी आंखों में एक अनजानी चमक उभरी, मानो वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर सिया सच में बदल गई है या फिर यह सब सिर्फ एक दिखावा है। अध्याय 29। सिया ने सारी जड़ी बूटियों को सावधानी से पैक करवाया और सीधे कार में जाकर बैठ गई। उसका मानना था कि अब उनका काम पूरा हो चुका है और उन्हें राठौर मेंशन वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी आर्यन उसकी तरफ आया और कार का दरवाजा खोल दिया। सिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, बाहर आओ, थोड़ा घूमते हैं। सिया को लगा उसने शायद गलत सुना है। घूमते हैं? और वो भी आर्यन सिंह राठौर, जिस इंसान का पूरा जीवन सिर्फ काम और मीटिंग्स के इर्द गिर्द घूमता था, वह अचानक उसे शॉपिंग कराने ले जाना चाहता था। सिया कुछ समझ नहीं पाई। वह मना करने ही वाली थी कि आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो, इतना कहकर वह उसे साथ लेकर आगे बढ़ गया। सिया का ध्यान बार बार अपने हाथ पर जा रहा था। आर्यन की मजबूत पकड़ उसे अजीब सी बेचैनी महसूस करा रही थी। दिल की धड़कन भी सामान्य से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मुंबई की सबसे व्यस्त और आलीशान मार्केट उसी इलाके में थी। चारों तरफ बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम और लग्जरी स्टोर मौजूद थे। सिया का इरादा एक भी चीज खरीदने का नहीं था, लेकिन आर्यन का इरादा बिल्कुल अलग था। जिस दुकान में वे जाते, आर्यन बिना कुछ पूछे खरीदारी शुरू कर देता। सिया किसी ड्रेस की तरफ देख लेती, आर्यन कहता, पैक कर दीजिए। सिया किसी बैग पर नजर डाल देती, ये भी पैक कर दीजिए। किसी ज्वेलरी सेट पर उसकी नजर रुक जाती, इसे भी। धीरे धीरे हालत ये हो गई कि सिया ने सामान की तरफ देखना ही बंद कर दिया। वह सिर झुकाकर चलने लगी। उसे डर था कि कहीं उसकी नजर किसी और चीज पर न पड़ जाए और आर्यन उसे भी खरीद न ले। कुछ घंटों बाद इतना सामान इकट्ठा हो चुका था कि करण को अलग से एक गाड़ी लेकर आना पड़ा। सारा सामान देखकर करण की आंखें फैल गई।
उसने सिया को एक ऐसी नज़र से देखा जैसे उसने कोई जादू कर दिया हो। सिया मन ही मन परेशान हो गई। उसने तो सिर्फ मजाक में कहा था कि कार्ड से पेमेंट करने वाले आदमी हैंडसम लगते हैं। क्या आर्यन ने उसी बात को इतना गंभीरता से ले लिया? उसे ये सब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब वे वापस लौट रहे थे तब तक शाम हो चुकी थी। मुंबई का आसमान सुनहरी और लाल रोशनी से जगमगा रहा था। डूबते सूरज की किरणें पूरी शहर को खूबसूरत रंगों में रंग रही थी। सिया कार में बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। आज आर्यन ने उस पर जितना पैसा खर्च किया था उससे वह सहज महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि किसी की अच्छाई का जवाब देना चाहिए, लेकिन उसके पास आर्यन को देने के लिए कुछ भी नहीं था। काफी देर सोचने के बाद उसे लगा कि कम से कम उसे धन्यवाद तो कहना ही चाहिए। उसने हिम्मत जुटाई और आर्यन की तरफ देखा। उसी समय आर्यन भी उसे देख रहा था। डूबते सूरज की लालिमा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी गहरी आंखें पहले से भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। कुछ क्षणों के लिए सिया अपनी बात भूल गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली रहीं। कार के अंदर अजीब सी खामोशी छा गई। सिया ने आखिरकार हिम्मत करके कहा, आज के लिए धन्यवाद। आर्यन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों की गंभीरता पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई। सिया समझ नहीं पा रही थी कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा है। कार आगे बढ़ती रही और दोनों खामोशी से मुंबई की जगमगाती सड़कों को देखते रहे, लेकिन शायद पहली बार उनके बीच की दूरी पहले से थोड़ी कम हो चुकी थी। अध्याय 30। सिया ने आखिरकार अपनी सांसों को सामान्य किया। उसका चेहरा अभी भी हल्का लाल था। कार में हुई उस अप्रत्याशित घटना को याद करके वह और भी ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसने चुपचाप खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी भावना उठ रही थी, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब वे राठौर मेंशन पहुंचे तब तक नैना शर्मा द्वारा भेजा गया रेशमी कपड़ा लिविंग रूम में पहुंच चुका था। सिया ने कपड़े को हाथ में लेकर देखा। रेशम बेहद मुलायम और उच्च गुणवत्ता का था, हर्बल तकिया बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त। लेकिन अगले ही पल वह हैरान रह गई। उसने तो केवल 2 मीटर कपड़ा मंगवाया था, जबकि नैना ने 10 मीटर से भी ज्यादा कपड़ा भेज दिया था। इतना सारा! सिया खुद से बुदबुदाए। एक तकिया बनाने में तो इसका छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल होने वाला था, बाकी कपड़ा तो बच ही जाना था। वह इसी बारे में सोच रही थी कि अचानक उसकी नजर सामने सोफे पर बैठे आर्यन पर पड़ी। आर्यन मोबाइल फोन देख रहा था। कुछ देर बाद उसने फोन एक तरफ रखा और थकान से अपनी कनपटियों को दबाने लगा। सिया कुछ क्षण उसे देखती रही। फिर उसके मन में अचानक एक विचार आया, दादाजी के लिए तो मैं हर्बल तकिया बना ही रही हूँ, तो क्यों न एक आर्यन के लिए भी बना दूं। पिछले कुछ समय में उसने कई बार आर्यन को बीमार पड़ते देखा था। हालांकि अक्सर उसकी अपनी जिद और हरकतें भी उन तनावों की वजह बनी थी, लेकिन फिर भी आर्यन का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। अगर वह पहले से अपनी सेहत का ध्यान रखे तो शायद भविष्य में परेशानियां कम हो। यही सोचकर सिया ने मन ही मन फैसला कर लिया, वह 2 तकिए बनाएगी, एक दादाजी राठौर के लिए और एक आर्यन के लिए। उसी समय आर्यन ने अचानक उसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली। सिया घबरा गई। उसने तुरंत नजरें झुका ली और नौकरों को कपड़ा उसके कमरे में पहुंचाने का निर्देश दे दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तभी एक नौकरानी आकर बोली, सर, मैडम, रात का खाना तैयार है। आर्यन उठकर सीधे डाइनिंग हॉल की ओर चल पड़ा। सिया भी उसके पीछे पीछे चली गई। आज पूरे दिन बाहर रहने के कारण उसे काफी भूख लग रही थी। डाइनिंग टेबल हमेशा की तरह स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी हुई थी। जैसे ही दोनों खाने के लिए बैठे, आर्यन ने अचानक पूछा, तुम अभी मुझे इतनी देर से क्यों देख रही थी? सिया का दिल धक से रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन ने उसकी चोरी पकड़ी होगी। वह जल्दी से बोली, कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी कि दादाजी को मेरा बनाया हुआ हर्बल तकिया पसंद आएगा या नहीं। आर्यन ने बिना कोई भाव दिखाए खाना शुरू किया। फिर शांत स्वर में बोला, दादाजी को कमल के फूल बहुत पसंद हैं। अगर तकिए में कमल की पंखुड़ियां ज्यादा डालोगी तो उन्हें जरूर पसंद आएगा। सिया की आंखें चमक उठी। सच? फिर उसने उत्सुकता से पूछा, तो आपको कौन से फूल पसंद हैं? सवाल निकलते ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने तुरंत मुस्कुराकर कहा, नहीं, रहने दीजिए, जवाब देने की जरूरत नहीं है। आर्यन ने बस उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी ही जवाब थी। सिया समझ गई, शायद आर्यन को फूलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात के खाने के बाद सिया सीधे अपने कमरे में चली गई। अब उसे हर्बल तकिए तैयार करने थे, लेकिन एक समस्या थी, उसे सिलाई करना बिल्कुल नहीं आता था। इसलिए उसने पहले पुराने कपड़ों के टुकड़ों पर अभ्यास करना शुरू किया। शुरुआत बेहद खराब रही। कभी टाँके टेढ़े हो जाते, कभी धागा उलझ जाता, कभी कपड़ा ही खराब हो जाता, लेकिन सिया ने हार नहीं मानी। पूरी रात मेहनत करती रही। धीरे धीरे उसके हाथ स्थिर होने लगे और आखिरकार सुबह होने तक दोनों हर्बल तकिए तैयार हो गए। दोनों तकियों का उद्देश्य अलग अलग था। दादाजी राठौर वाला तकिया सिर दर्द, तनाव और रक्तचाप जैसी समस्याओं में आराम देने के लिए बनाया गया था, जबकि आर्यन वाला तकिया मानसिक तनाव कम करने और अच्छी नींद लाने के लिए तैयार किया गया था। सिया जानती थी कि आर्यन को दवाइयों की तेज गंध पसंद नहीं आएगी, इसलिए उसने कुछ खास प्राकृतिक जड़ी बूटियों और सुगंधित फूलों का मिश्रण तैयार किया, जिससे दवा की गंध लगभग खत्म हो गई। अब तकिए से केवल हल्की और ताजगी भरी खुशबू आ रही थी। इन विशेष मिश्रणों को तैयार करने में उसे पूरी सुबह लग गई। लेकिन जब दोपहर तक दोनों तकिए पूरी तरह तैयार हो गए तो सिया के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई, क्योंकि इस बार उसने केवल एक उपहार नहीं बनाया था, उसने उसमें अपना समय, मेहनत और सच्ची भावना भी जोड़ दी थी। दिल कहानी यही खत्म नहीं हुई है। दिल, अभी तो सिया और आर्यन की कहानी ने एक नया मोड़ लिया है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आर्यन कभी सिया को अपने दिल की बात बताएगा?
या फिर किस्मत एक बार फिर उनके रिश्ते की परीक्षा लेगी। अगर आप अगला भाग मिस नहीं करना चाहते तो अभी हम स्टोरी हब को सब्सक्राइब बेल कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिल और शेयर सेल फोन वदारो जरूर करें। और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, उंगली से दाहिनी और इशारा टीम सिया दिल, या उंगली से दाहिनी और इशारा टीम एरियन। देखते हैं हमारी अब स्टोरी हब फैमिली में किसकी टीम सबसे बड़ी है। दिल। मिलते हैं अगले भाग में दिल।